नमस्कार जी। आरवीएस एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज 11th 11वीं कक्षा 11वीं की एग्रीकल्चर बुक आज लेके बैठा हूँ और मुझे आज पढ़ने का बड़ा मन था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम किसानों को बताएं कि हमारे किन किन वेदों में हमें एग्रीकल्चर की जानकारियाँ दी जाती हैं। तो एग्रीकल्चर की मैंने इसमें जब पढ़ा तो मुझे प्राचीन ग्रंथों के अक्षय चावल के, कनक गेहूँ और जौ, तिल, श्रीफल नारियल, हल्दी चंदन, ईख राई और मेथी, सूत कपास इत्यादि के उल्लेख किए गए हैं। अच्छा, दूसरा इसके जो सिद्ध होता है कि भारत एक कृषि उत्सर्जित हजारों वर्ष पूर्व भी था और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता काल में अवशेष कृषि उपज के अवशेष मिले हैं। उन्होंने उदाहरण के प्राचीन भारत की उन्नतशील कृषि विज्ञान की प्रश्न किया जाता है कि ऋषि के ऋग्वेद की तक्षाओं को में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। इसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा सभ्यता से देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडार, पहिए वाली गाड़ी के अवशेष भी मिले हैं। अर्थवेद से पादप सुरक्षा संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं। बारह मिहिर के वृत्त संविदा से मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी भी दी गई है। एवं प्राचीन भारतीय कृषि की निहित परंपरा ज्ञात को अधिक आधुनिक कृषि विज्ञान की उन्नतशील प्रौद्योगिकी के साथ समावेशित करके कृषि को समुचित विकास किया जा सकता है। अब ये जो एग्रीकल्चर खेती के बारे में जो जानकारियाँ दी गई है वो हमारे लगभग 4 वेदों में दी गई हैं। ऋग्वेद है, इसमें मोहनजोदाड़ो, अर्थवेद है और बारह मिहिर जो वेद है उसमें दी गई है जानकारी। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा एग्रीकल्चर कृषि जो हमारे भारत देश है वो काफ़ी टाइम से कृषि प्रधान रहा है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में इनके जो मैं अध्याय पढ़ रहा था, मैं भारतीय कृषि इतिहास, कृषि का इतिहास, शाखा एवं महत्वपूर्ण एवं क्षेत्र, ये मैं पढ़ रहा था कुछ। तो मैंने कृषि, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं और मैं इसमें क्या जानकारी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कृषि की परिभाषा क्या है इसमें दे रखी है कि कृषि शब्द संस्कृत के कृत, जो कृष शब्द है धातु, जो कृष वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ है खींचना, आकर्षित करना, जोतना, प्राप्त करना। कृषि कृष प्लस इन कृत अर्थात जुताई, खेती, किसानी, अतः कृषि को से तात्पर्य जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना है। एग्रीकल्चर कृषि शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, एग्री प्लस कल्चर लिया गया है, जिसका अर्थ है एग्री और कल्चर, ये अर्थ दोनों अलग अलग है। मृदा एवं कृषि फर्म करना है। अब इस प्रकार कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है जिसके फल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन एवं वानिकी आदि के सभी तत्व समावेशित हैं। अब मैं इसको जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि मैंने इसको पहले ही पढ़ा हुआ है और लेकिन ये कुछ नया सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद मैंने एग्रीकल्चर की बुक निकाली है और मैं अभी इसको थोड़ा और पढ़ता हूँ। इस प्रकार किसी को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मनुष्य की वह क्रिया जिनका मुख्य उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशा, ईंधन आदि का उत्पादन है। सामान्यतः जीवन निर्वाह के अर्थात उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन एवं आदि की कला विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है सर, अब आप ये तो समझ ही गए कि कृषि का एग्रीकल्चर और कृषि सेम एक ही चीज़ है। दूसरा, कृषि और खेती भी एक ही चीज़ है। खेत किसे बोलते हैं? जिसमें हमने कोई बीज डाला और उससे फसल ली, उसको खेत बोलते हैं। लेकिन कृषि किसको बोलते हैं? किसान के द्वारा की हुई किसी स्थान विशेष प्रक्रिया, उसको कृषि बोलते हैं। ये अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। परंपरा कृषि के लिए विभिन्न केवल अनुभव और दक्षता ही आवश्यक है, वही आधुनिक कृषि के अनुसंधान के लिए
सिद्धांत के तकनीकी कार्यक्रम में सुगमता ज्ञान प्रौद्योगिकी अभ्यास सहित कृषि का संयंत्रण भी आवश्यक है। तो इसमें कुछ दूसरे देश भी हैं जो हम बात भी करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ बहुत अच्छे पॉइंट बताता हूँ। वैज्ञानिक खेती का क्या, वैज्ञानिक खेती, तो वैज्ञानिक खेती में फसल उत्पादन और पशुपालन, ये तीनों ही आते हैं। सेवा क्षेत्रों में कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन कंपनियां, कृषि प्रशिक्षण, जिसमें मैं भी आता हूँ अभी इस टाइम, कृषि अनुसंधान, बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कंपनियों का भी इसमें डेटाबेस होता है। अब चौथी बात की जाए कृषि उद्योग, जैसे डेयरी उद्योग, शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग, तैयारी, खाद्य सामग्री एवं तंबाकू उत्पादन उद्योग वगैरह, जैसे खाद उर्वरक, फर्टिलाइजर, बीज उत्पादन, पौध नर्सरी वगैरह, कृषि उत्पन्न, रसायन एवं केमिकल, राइट, जो भी आते हैं, कृषि यंत्र वगैरह। इसके अलावा कृषि उपज व्यापार, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री क्लिनिक, कृषि उपज विक्रम, ये कुछ अलग अलग रोजगार इसमें आते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है अभी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी रिसर्च वगैरह कब, सन 1919 से इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से प्रचलित हुआ है। इस संस्थान में फसलों पशुओं के प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट एवं कवक विज्ञान की आदि विषयों का अनुसंधान हेतु व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। तो इसमें कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1919 में लगा हुआ था बिहार में, और ये धीरे धीरे इसको डेवलप किया गया है। 7 नवंबर 1963 को इसको बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण इसको क्षतिग्रस्त हो गया था, जो इसको दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। अब इसे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ही जाना जाता है। अब इसमें जो सन 1963 में बोनी गेहूं की जनक नॉरेन ई बोरलॉग भारत के भ्रमण में किया गया अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्म तैयार की गई, खाद्य प्रशिक्षण सुधार हुआ, जो कि हम मान सकते हैं 1963 में जब हमारे देश में गेहूं की कमी थी, तो जो नॉरेन 10 जीन है वो गेहूं के अंदर डाली गई थी और उसका उत्पादन के लिए। तो ये कह सकते हैं हरित क्रांति का सूत्रपात किसी कालांतर में देश में 1929 में नई दिल्ली भारतीय अनुसंधान परिषद में ICI, इंडियन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अपन इसको बोल सकते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र, जो विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थानों डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर ई बोरलॉग की सफलता प्रयासों से भारत में तेजी से कृषि उपज वृद्धि करके निकाला गया। अब कुछ शाखाएं पढ़ लेते हैं इसकी। एग्रीकल्चर की खूब सारी शाखाएं हैं, जैसे कि सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी की क्या वो है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यह ग्रीक शब्द है, एग्रो प्लस नॉमी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रो मतलब होता है फील्ड अर्थात खेत, और नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन करना। यह कृषि की विशेष शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन से सीधा सीधा। एग्रोनॉमी, जिसका MSc में रिसर्च भी किया जाता है। अब बात करें सेकंड, उद्यान, हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान, बागवानी, फसल, सब्जी और पुष्प, इसके अंदर तीनों ही आते हैं, जिसका सीधा संबंध होता है एग्रीकल्चर की, जो वेजिटेबल क्रॉप मान सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसल या फल उत्पादन वाली फसल, जैसे आम, अनार, केला, पपीता, या वेजिटेबल में बात की जाए तो आलू है, और बैगन, भिंडी, तोरू, काकड़ी, एनी अदर क्रॉप्स। अब फूलों में आप जानते हो जैसे कि गेंदे का फूल, रोज, गुलाब, इत्यादि आदि अलग अलग विषयों में। अब पशुपालन का एनिमल हस्बेंड्री भी इसकी एक ब्रांच है। पशुपालन उत्पादन, पशुओं को पालने का विज्ञान अध्ययन पशुपालन के अंदर आता है, इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। अब आते हैं मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर बोलते हैं। इस शाखा के अंतर्गत मुख्यतः मधुमक्खियों को पाला जाता है एपीकल्चर के अंदर। अब एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन होता है।
तो जो भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एपीकल्चर बहुत, और जो फार्मर अपने खेतों में पैदावार या उत्पादन बनाना चाहते हैं वो भी एपीकल्चर लगा सकते हैं। उसके लिए किस गवर्नमेंट अनुदान भी दे रही है। और मधुमक्खियों के बाद आते हैं मछली पालन। कृषि विज्ञान की फिशर बोलते हैं इसको, और कृषि विज्ञान की मुख्यतः मछली पालन एवं उत्पादन संबंधित विज्ञान अध्ययन है। खेती के साथ साथ अदर चीज़ों का विज्ञान, जैसे कि अभी खूब सारा रेशा कीट उद्योग हैं, लाख उद्योग हैं, मशरूम उद्योग हैं, कुक्कुट उद्योग हैं, और पादप विज्ञान है, कृषि प्रसार है, कृषि अर्थशास्त्र है, मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। जैसे रेशा कीट पालन को सेरिकल्चर बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशों का उत्पादन किया जाता है, मतलब कपास से या पशुओं को पाल के जो उनका रेशा जो बनाया जाता है उससे। लाख उत्पादन लेक कल्चर बोलते हैं। इस शाखा के अंतर्गत सिर्फ जो लाख के कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है, जो कि आपने देखा होगा केरल तमिलनाडु साइड में जो भी पौधे उगाते हैं उनके द्वारा होता है। वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, इसके अंतर्गत कह सकते हैं हम कि किसी भी वन एरिया विशेष को डेवलप करना, जो रोड की साइड में डेवलप किया जाता है उनको वन विज्ञान के अंदर तो नहीं आता, लेकिन जो बड़े जंगल टाइप में होते हैं उनमें थोड़े पेड़ों की कमी होना, तो वापस से उनको रिसाइकिल करना, ये भी वन विज्ञान कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वन विभाग द्वारा जो वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में खूब सारी होती हैं। अब मशरूम उत्पादन, इसमें मशरूम की खेती की जाती है। ये स्पेशली ट्रे टाइप की होती है। इसके अंतर्गत आप कुक्कुट पालन होता है, पोल्ट्री वगैरह, जिसमें मुर्गी पालन वगैरह किया जाता है। मैं ये सारी चीज़ें देख के बता रहा हूँ आपको। मुझे खूब सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के अंदर दे रखी हैं अभी नहीं आते पता है। और अभी रिसेंटली भारत सरकार ने खूब सारी चीज़ों के लिए अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान भी दे रही है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप सब लोग थोड़ा एग्रीकल्चर को डेवलप करने का प्रयास करें और बहुत अच्छे से मेहनत करें। साथ में अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, अपने घरों के आसपास पौधे लगाएं, जिससे कि हमारे वातावरण में जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है वो भी कंप्लीट हो। इसके बाद आता है कीट पालन। एंटोमोलॉजी कृषि विज्ञान की वैसा का जिसके अंदर कीट फसलों के पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित जानकारियाँ विज्ञान अध्ययन किया जाता है वो। अब पादप प्लांट पैथोलॉजी, पौधों पर लगने वाले विभिन्न रोग एवं कारकों के नियंत्रण के लिए अध्ययन किया जाता है पादप पैथोलॉजी, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बीएससी एग्रीकल्चर आप करते हैं तो उसके अंदर बताया जाता भी है। अब आता है कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो कृषि अनुसंधान एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी की विज्ञान एवं खेत तक पहुँचाने का अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शाखा को किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र है, काफ़ी सारी मौसम पर आधारित खेती। अब खेतियाँ भी कई टाइप की होती है। अधिकांश जनसंख्या पर कृषि पर निर्भरता कैसे, परंपरागत तकनीक, खाद्यान्न फसलों का अधिकता, रोजगार का प्रमुख साधन, कृषि राजीव आय का प्रमुख स्रोत, ईटीसी मतलब डेयरी उत्पादन वगैरह, खाद्य उपलब्धता, पशु उद्योग एवं कच्चा पशु चारा उपलब्धता, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल, बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। देश में आर्थिक विकास और योगदान, कृषि का लगभग 90% योगदान, मतलब कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा है। जैसा कि अभी राजस्थान सरकार और भारत सरकार अभी जो हमारे कृषि उत्पाद हैं और डेयरी उत्पाद हैं उनको भारत में अमेरिकी जो उत्पाद हैं उनको भारत में नहीं आने देना चाहती है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है क्योंकि वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। अब कल्चर की बात करूँ तो कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे नहीं है, वहाँ के जो पशुओं को जो चारा दिया जाता है वो मांसाहारी चारा दिया जाता है, जो कि हमारे यहाँ अगर इंडिया में वह दूध आता है तो हमारे कल्चर को इफेक्टेड करेगा। हम जैसे कि हम अपने देवी देवताओं को यहाँ पर दूध के द्वारा नहलाने का काम भी करते हैं या उनको बताने का काम करते हैं, या हम पीने का जो भी काम करते हैं, या जो शुद्ध व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति हैं वो नहीं खाना चाहते हैं तो उनको मांसाहारी पौष्टिक दूध मिलेगा, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। तो
सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल और जवाब यही है कि हमारे इंडिया में ऐसा क्यों होना चाहिए, जबकि हमारे इंडिया में क्या पशुओं की कमी है? नहीं, लेकिन डेयरी उत्पाद हमारे इंडिया में जो है लगभग 60% जो आबादी है वो डेयरी पर निर्भर करती है। जबकि अदर जो विदेशी हैं जो उनकी आबादी डेयरी पर इतना नहीं करती है, क्योंकि उनके फार्म हाउस होते हैं। जबकि हमारे यहाँ एक एक किसान एक एक दो दो पशुओं को पालकर अपना रोजगार में बना रहा है, जबकि ऐसा वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं और वो पशुओं को चारे के रूप में हम हरा चारा खिलाते हैं, जबकि वह जो पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, उनके मांस को बेचकर मार्केट में बेचकर और उनका जो वेस्ट बचता है तो उसको भी वो पशुओं को मिक्स करके, चारे में मिक्स करके, जिससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, शर्करा वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह उनके शरीर में जाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। तो इस कारण की वजह से भी वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, मैंने जो दे दी आपको। बाकी मैं जानकारी आपको अभी जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं आपको जानकारियाँ दे दूंगा इसके बारे में भी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इंडियन ग्रुप्स क्यों नहीं जाता, या एग्रीकल्चर में हम अमेरिका को यहाँ इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहे। हम ज़्यादातर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो हम जापान और इसराइल को मान्यताएं देते हैं, अदर कंपनियों को भी इतना ज़्यादा मान्यताएं नहीं देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वो उस कल्चर के भी हैं, हमारा कल्चर भी समझते हैं वो लोग। और दूसरा भी दो इससे मान सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर को हमसे ज़्यादा भी समझते हैं। अभी बात की जाए कि एक मैंने बूंद बूंद सिंचाई विधि, जो कि इजराइल की फेमस विधि मानते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन मुझे लगता है कि ये विधि हमारी तमिलनाडु की है, जो कि पहाड़ों से पानी को नीचे लाने के लिए बम्बुओं के द्वारा, जैसे कि बम्बू बोलें तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे पाइप नहीं होते थे, तो वो जो बांस के वो हैं, तो उनमें से जब देखा उन्होंने टपकते हुए तो बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाई। तो इसमें 50 से 55 तक की पानी की बचत हो जाती है, 50-55% लगभग। तो कह सकते हैं कि, और जड़ क्षेत्र में ही पानी रहता है, बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है इतना पानी का ज़्यादा, तो पैदावार तो आती है। बाकी मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। और धन्यवाद जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नई जानकारियों के लिए यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।